बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा किसी शख्स को ये पता चला कि जवानी में या बुढ़ापे में जाके कि मैं तो बहुत अमीर ख़ानदान से था, पैसे वाले घर से था और मेरी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। और फिर बाद में उसको पता चलता है कि भाई ये जो बच्चा है जो जवान हुआ है और ये जो है ना सारा सिस्टम ऐसा था कि ये किसी हॉस्पिटल में चेंज हो गया था और ये किसी गरीब माँ बाप का बच्चा था। और वहाँ से जो है ना जब बच्चा एक्सचेंज हुआ, अमीर के घर में एक बच्चा चला गया, गरीब के घर में चला गया एक्सचेंज में, तो वो जो गरीब के घर का बच्चा था वो अमीर में चला गया। उसने बड़ी अच्छी लाइफ गुजार ली और वो बोलता है कि ओह माय गॉड, जाके जब उसको पता चलता है कि ये क्या, ये मेरी ज़िंदगी थी और मैं यहाँ से यहाँ आ गया। और जो अमीर घर का बच्चा था वो गरीब के घर में जो है ना पल रहा होता है। इसी तरह का एक वाक़या जापान में पाया गया है कि जापान में 60 साल के बाद एक ड्राइवर को ये पता चला कि वो एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और उनका बच्चा था। और ये बात उनको जैसे ही पता चली तो उस वक्त तक उनके जो अपने असली वालिदैन थे वो फ़ौत हो चुके थे। अब ये जो था उनके भाई, जो छोटे भाई थे, तो उनकी शक्ल से जब वो रिजेम्बलेंस हुए, आइडिया हुआ, जो भाई उनके साथ जो रह रहे हैं, जो उनके अपने भाई जिनको कहा जा रहा था कि इनके अपने भाई, तो वो उसकी शक्ल उनके साथ मिलती नहीं थी। फिर उनके जो पिए हुए सिगरेट थे ना, उन्होंने वो उठाकर उससे डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि उनका डीएनए उनके साथ मैच नहीं कर रहा था। और फिर उन्होंने उस डीएनए की बेस पे उस हॉस्पिटल में जाकर पुराने रिकॉर्ड निकलवाए जहाँ पर असल जो भाई है उसका उन्होंने अपना पता लगवाया कि वो अपनी 60 साल ज़िंदगी गुजार चुका था और उसका जो भाई है उसने बड़ी गुर्बत में, बड़ी तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और फिर अदालत में जब ये केस गया तो उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला दिया और वो हॉस्पिटल जहाँ पे वो बच्चा चेंज हो गया था, उस हॉस्पिटल को भी सख्त जुर्माना लगा। तो ये जापान का केस था। स्पेशली मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आप लोग के वहाँ भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपना किस्सा आपके साथ बताती हूँ। जब फ़राल पैदा हुई, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ के लाहौर के बड़ा नामवर हॉस्पिटल है, तो उसके बावजूद एक डर और एक ख़ौफ ऐसा था कि हम लोगों ने सब ने, ख़ानदान वालों ने प्लान कर लिया था पहले ही कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो उसके बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी वैसे, तो जब बच्चा बाहर जाता है रूम से बाहर, सारी फैमिली वेट कर रही होती है, तो मैंने सबको ऑर्डर्स लगाए थे कि बच्चे को बाद में देखना, ये रोना धोना, ये खुशियाँ बाद में करना, सबसे पहले तस्वीर खींचना बच्चे की नर्स से। तो नर्स की गोद से जैसे ही बच्चा लिया गया तो जो फवाद मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने सबसे पहले फ़राल की तस्वीरें खींची। ऐसी भैड़ी तस्वीरें आई नहीं उसकी, क्योंकि बच्चा जो है ना पैदा होता है तो सूजा हुआ होता है, वो ऐसा उसका गाल यहाँ, उसकी आँख यहाँ, मुंह यहाँ। अगर वो पिक्चर अपनी दिखाऊँ ना, मैं कभी इसकी लगाऊँ और जवानी में लगा दूँ तो तौबा करेगी कि मामा मेरी कैसी पैड़ी शक्ल लगाई है। बच्चा पैदा होकर खूबसूरत होता है, आपने मेरी किस। तो जब बच्चा पैदा होता है ना सूजा हुआ होता है, तो फ़राल वो सूजा हुआ पिक्चर हमने खींची, इसलिए कि बच्चा जब वो वार्ड में जाता है ना, बच्चों के किड्स वार्ड में, जहाँ पे शीशे के रूम में बच्चे को रखते हैं, वहाँ पे बच्चा चेंज हो सकता है बैंड गलत लगा दिया जाए। आपने हॉस्पिटल्स के जो अमला है ना, जो स्टाफ है, उनके ऊपर रिलाई नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं, आपका बच्चा पैदा हो, तस्वीर खींचें, आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आपका अपना बच्चा अंदर जाने के बाद कोई खबर नहीं कि वापस आएगा तो फिर बदल भी सकता है। सारे बच्चों की शक्ल एक जैसी लगती है, ये बात से इत्तफाक करेंगे वो पेरेंट्स जो माँ बन चुकी हैं, जो बाप हैं। तो खैर आगे चलते हैं। एक और बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक जो मर्द हजरात की आदत होती है अपनी बेगम का ना नाम प्यार मोहब्बत में चेंज कर देते हैं, मोबाइल में सेव कर लेते हैं उस नाम से, ठीक है। अब तुर्की में ऐसे ही एक वाक़या हुआ, एक शख्स ने अपनी बीवी का नाम मोटी सेव कर दिया। अब तुम्बक को कहते हैं मोटी, उन्होंने तुम्बक के नाम से अपनी बीवी का नाम मोबाइल पे सेव कर दिया। अब जब उसकी बीवी ने उस फ़ोन पे देखा कि मेरे मियाँ के फ़ोन पे मेरा नाम तुम्बक के नाम से, मतलब तुम्बक का मोटी के नाम से सेव है, तो वो अदालत पहुँच गई और उसने कहा कि ये मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से खेला जा रहा है, ये भले मेरे शौहर हैं मगर ये मेरी इज़्ज़त से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे नाम को एक जो है ना, ये मुझे उस पर अपने मोबाइल पे मोटी लिख के, तुम्बक लिख के, तो जो है ना वो जब मैं कॉल करती हूँ तो ही माइट शो एवरीवन, तो ये मुझे ज़हनी अज़ियत दी गई है। फिर अदालत ने उनके केस को एक्सेप्ट किया और तलाक़ करवा कर शौहर को अच्छा खासा जुर्माना किया।
तो ये उन शौहरों को जो लोगों को दिखाते हैं, मैंने अपनी बीवी का नाम मोटी, अपनी बीवी का नाम कल्लो परी, अपनी बीवी का नाम चुंगड़, इस तरह का रखा हुआ है, या चिंगेड़ या चंगेज़ खान, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं आप लोग। तो उन्होंने फिर अच्छा खासा बदला लिया। तो सुधर जाइए, आपकी भी बेगम मात अगर केस करने निकल गई ना, तो आप लोग के पास तो पीछे कुछ बचना भी नहीं है। जो छोटी मोटी नाक रह गई है ना, वो तो वैसे ही कट जानी है, क्योंकि ख़ानदान में आधी नाक तो वैसे ही बीवियाँ कटवा देती हैं। मियाँ कुछ गलत काम करते जाके सबको बताती हैं, पता है मेरे खावंद ने क्या किया। शो की तरफ आते हैं, आइए जी नाज़रीन, आज हम सर दर्द के हवाले से बात करेंगे। सर दर्द देखिए मोस्टली जो है, जो लोगों को होता है वो इस वजह से भी कि एक तो लोगों की फटीकें अपने सर पे ली हुई होती हैं, ठीक है ना, मगर जो मेडिकली अगर हम देखें उस हिसाब से हमें सर के दर्द का ना जो डायग्नोस्ट करने वाली चीज़ है वो हमें समझ नहीं आती। आज हम सर के दर्द का जो इलाज है उसको डिफरेंट तरीके से डील करना आपको सिखाएंगे। आपने एक्यूपंक्चर का नाम सुना होगा, मैं अपने शो पे 1-2 बार इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा चुकी हूँ, मैंने अपने ऊपर भी करके दिखाया था। इट्स रियली वर्क्स बट आज जिनको हमने यहाँ पे मधु किया है, ये पाकिस्तान में इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। डॉक्टर शहजाद अनवर साहब हैं, एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा पेन मैनेजमेंट के कंसल्टेंट भी हैं। तो इनसे हम आज पूछेंगे कि एक्यूपंक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी जो सर का दर्द है तो वो हम उससे किस तरीके से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? वेरी नाइस। तो मुझे बताइएगा, एक्यूपंक्चर में वाकई में सर दर्द का इलाज होता है? इज़ दैट रियली ट्रू, इट वर्क्स? यस, इट्स ट्रू। नॉट ओनली हेडेक बल्कि इसके अलावा और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो यूजुअली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हैं या नाकाबिले इलाज समझी जाती हैं, हम उनका भी बहुत बेहतर इलाज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर दर्द की, तो इसकी 4 बुनियादी इकसाम हैं जो ऑलमोस्ट 90% लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। आज के दौर में मॉडर्न लाइफस्टाइल में बेंच डेस्क वर्क है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, बच्चों की स्टडीज़ हैं, तो इसमें जो सबसे कॉमन हेडेक है उसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मतलब ये है कि जो नेक के मोहरे हैं, अगर नॉर्मली अगर हम बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमारा पोज बिल्कुल न्यूट्रल है और कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। अगर मैं अपनी नेक को यूँ नीचे 5 डिग्री करूँगा तो एक एक मोहरे पे 9 एक्स्ट्रा पाउंड वज़न आएगा, 4 kg के अराउंड। और जब आप मोबाइल को लैप में रख के देख रहे होते हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आप 35 डिग्रीज तक आते हैं। दैट मीन्स कि 7 × 9 63 पाउंड, ऑलमोस्ट 28 kg एक एक मोहरे पे एक्स्ट्रा वेट आ रहा होता है सर के वेट के अलावा, सिर्फ पोस्चर की वजह से। तो वो जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो खून की छोटी नालियाँ हैं जब वो ट्रैप होती हैं तो इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से फाड़ने वाला दर्द होता है, शदीद सर दर्द होता है, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, कुछ माइयाँ वो अपने सर पे मलमल का कपड़ा बांध लेती हैं, बिल्कुल ऐसे कस लेती हैं, दर्द की वजह से भी। दर्द की वजह से वो बेसिकली वही कह रही होती हैं कि वो जो इस्कीमिया है ये उसको जब प्रेस करती हैं तो उससे थोड़ी सी ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स करती हैं, तो ब्लड फ्लो बेहतर होने से उनका दर्द बेहतर हो जाता है। ये टेक्निक भी सही रहती है? ये टेक्निक सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंशन टाइप हेडेक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, कहीं पहुंचना है, तो वो जो माइंड का सेटअप अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि वो अपना जो स्ट्रेस है वो नियरेस्ट अवेलेबल बॉडी पार्ट्स पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नियरेस्ट अवेलेबल नेक और शोल्डर्स हैं। आप देखें ज़रा सा स्ट्रेस होता है तो गर्दन और कंधे अकड़ जाते हैं, तो माइंड अपना स्ट्रेस जो है वो आप रात को अच्छी तरीके से नींद ना लेना और अगर आप गलत पोजीशन पे सो जाएं तो भी आपको सुबह सुबह जो है ना पूरी बॉडी में पेन, सर में पेन एंड यू फील वेरी स्ट्रेस्ड। तो दूसरी टाइप आ गई टेंशन टाइप हेडेक। तीसरी जो बहुत कॉमन और सबसे जिसको हम कह रहे हैं कि स्टबर्न जो हेडेक है उसको हम मिग्रेन कहते हैं। मिग्रेन जो है वो यूजुअली आधे सर का दर्द होता है और ये इसका इंसिडेंस ख़वातीन में या जवान बच्चियों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये नहीं कि मेल्स में नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली कम होता है और ये टिपिकली स्टार्ट होता है 11, 12, 13 साल की उम्र में, जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये हार्मोनल इंड्यूस्ड है। अच्छा, तो मिग्रेन लोगों को डायग्नोज लेट होता है, लेट होता है, ठीक है। तो जो मिग्रेन है इसमें बेसिकली 3-4 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर है कि आपके अम्मा अब्बा में से किसी को होता है तो आप फैमिली में रन करता है। दूसरा,
ये इसको हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं। दूसरा है एलर्जेंस, फूड एलर्जेंस, खाने में जैसे चॉकलेट्स हैं, कैफ़ीन है, हॉट ड्रिंक्स हैं, हॉट फूड्स हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं तो उसके रिस्पांस में चेंजेस आती हैं तो आपको मिग्रेन हेडेक होता है। आपकी नींद पूरी ना हुई, किसी वजह से मसल स्ट्रेन हुआ, यकदम सूरज में गए, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, तो ये मुख्तलिफ वजहों से मिग्रेन हो सकता है। तो ये जो 3 बड़ी काजेज़ हैं आपकी सर्वाइकोजेनिक, टेंशन टाइप हेडेक और मिग्रेन, ये ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सपीरियंसेस इट टिल द एज ऑफ 40। उसके बाद इसका इंसिडेंस शायद 100% हो जाए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आज तक सर दर्द नहीं भुगता? बिल्कुल, और मैं यही कहती हूँ हमेशा से कि स्ट्रेस जो है ना वो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप ज़िंदा हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। चाहे छोटी छोटी हरकत जो हम लोग करते हैं ना उसमें भी स्ट्रेस मिलता है। सिर्फ हमें मरने के बाद जो है ना स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं, देख ले। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास शहजाद साहब मौजूद है और हम अभी उनसे ये पूछेंगे कि एक्यूपेंचर करवाने में कोई साइड इफ़ेक्ट अगर होते हैं तो वो भी हमें साथ साथ बता दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके इफ़ेक्ट्स तो हैं पॉजिटिव बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो एक्यूपेंचर के हैं साइड बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है अगर प्रॉपरली किया जाए। अगर टेक्निक गलत है या आप डर्टी नीडल यूज़ कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, अच्छा। ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्रॉपर अगर एनाटमी नहीं पता आप नर्व की इंजरी कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू नो कि कहाँ पे एक्यूरेटली नीडल को इंसर्ट करना है, तो बजाय कि हमें बाकी मेडिसिन की तरह साइड इफ़ेक्ट जैसे एसिडिटी, हार्ट बर्न है और चीज़ें हैं, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके बाद के आफ्टर केयर क्या है? आफ्टर केयर कुछ भी नहीं है इसमें। जो सेशन से पहले की आफ्टर केयर है कि आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ना हो, आपने लाइट सा कुछ खाया पिया हो और पेट भर के ना खाया हो। उसकी वजह अगर हमारे पास एक बंदे जिनको भी एक्यूपेंचर कराना है तो बट वो ये है कि वो पल्लेओं नहीं खाते, खाते पीते हैं, पल्लेओं नहीं खाते, फिर तो कोई इफेक्ट तो नहीं कर जाएगा? नहीं, पेट भर के ना खाया हो, पल्लियों खाया या बाहरों खाता है, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। पेट भर के ना खाया हो, पेट भर के ना खाया तो पल्ले तो खाते नहीं, पेट भर के ही खाया। हाँ, आइए अहमद साहब, हम आपको ज़रा एक्यूपेंचर का इलाज कराएंगे। ये हमारी टीम के सरबराह हैं। सरबराह कहाँ से सरबराह? आइए जी, तशरीफ़ रखिएगा। टेक्निकल टीम के सरबराह हैं हमारे और बहुत गुड लुकिंग से ब्रदर हैं अहमद हमारे। इनको एक्यूपेंचर करवाना है सर, तो अगर आप हमें फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं, इनको करते भी जाएं। देखें जी, ये एक्यूपंक्चर नीडल्स, क्लोज कीजिएगा शहजाद साहब के हाथ को, चीज़ें वो दिखाते जी, जाएंगे। ये एक्यूपंक्चर नीडल्स हैं जिनको हम फिलीफॉर्म नीडल कहते हैं। और इसको अगर आप फोकस या जूम कर सकें तो आप देखेंगे कि इसका एक एंटीना टाइप हैंडल है। तो ये उसको पकड़ने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए, और आगे बहुत थिन जो है 32 गेज, बहुत बारीक नीडल। अच्छा। जो आपकी इंजेक्शन की नीडल होती है वो 22-23 गेज होती है, जो इससे ऑलमोस्ट डबल मोटी होती है। तो ये बिल्कुल बारीक है। और दूसरा इसके लिए हम, आप ये देखें, स्ट्रॉ टाइप चीज़, इसको हम गाइड कहते हैं। तो ये गाइड हम रख के इसके अंदर से नीडल पास करते हैं। तो गाइड बेसिकली जब स्किन को टच करता है तो जो लार्ज सेंसरी फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो नीडल के प्रिक का पता भी नहीं चलता। अच्छा। तो अभी हम करते हैं, तो आप पूछिएगा कि मुझे इनको, लास्ट टाइम जब मेरे शो पे किसी ने किया था तो उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया था, ये जो आपके पास है जी प्लास्टिक का। जी, तो उसके बगैर भी कर सकते हैं क्या? जी, उसके बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपने पहले भी करवाया, आज भी हम करेंगे, तो बताइएगा कि कौन सा कंफर्टेबल है। ओके, जो मैं हाथ पे करवाऊंगी तो जी, हाथ पे क्या फ़ायदा होता है इसको करवाने का? हाथ के और रिस्ट के अराउंड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी फ्रंटल हेडेक्स जो हैं, वो हेडेक्स जो मैदा की वजह से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको फ्रंटल हेडेक होगी, इंडाइजेशन है तो उनके लिए ये पॉइंट है जिसको हम हगू या लार्ज इंटेस्टाइन 4 कहते हैं। इस तरह एक पॉइंट ये डॉर्सल पार्ट ऑफ दी आपकी जो आर्म है वहाँ पे है, ये जो आपकी टेम्पोरल या मिग्रेन हेडेक्स हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। इस तरह कुछ पॉइंट सर के पीछे हैं जो आपकी विजन को, ब्लड प्रेशर को, और जो हेडेक्स हैं, जो ऑक्सीपिटल हेडेक्स हैं, उनको इफ़ेक्ट करती हैं और इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है। वाह। और इनको जब भी आप करके दिखाएंगे वो किस चीज़ के लिए और कहाँ वो हम इनकी उसकी विजन के लिए, और जो हेडेक्स ग्लोबल जो पूरे सर में या ये पोस्टीरियर पार्ट पे होती है या नेक स्टिफनेस है उसके लिए। क्या आपको नेक स्टिफनेस होता है ऑफ एंड ऑन? इंशाल्लाह नहीं हुआ करेगा। चले जी, इनको स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे आप बिल्कुल बैठ जाएं, आराम से बैठ इधर ही? जी, इधर ही। क्या मगर दिखेगा नहीं फिर इधर, अगर फिर इधर आ हम जाएंगे। इनको इस तरफ बिठाते, इधर आ जाएगा हैं? इस तरह बल्कि बैठ जाए आप ताकि इस बैक तरफ नजर उनकी आए। तरफ मुंह करके बैठेंगे तो वो वी कैन सी।
आपको माइक लगा हुआ है, सो सॉरी जी यार। इसको स्टूल आगे कर लो, नीचे से आगे करो, आप उधर ही खड़े हो जाए, आप इधर खड़े हो जाए, आगे कर लो, आगे कर लो अहमद, और चलें बस ठीक आप है। बैठ जाओ, डन। तो ये ऑक्सीपिटल हेडेक है, ये जो बोन है, जो ये प्रोमिनेंस है, ये बोन है, इसके नीचे ये सॉफ्ट जगह है। और Okay. अगर आप मैं इसको प्रेस करूँगा तो इनको टेंडरनेस पेन, ये ठीक है। जगह जी पेन हो रही है ना आपको, ये मोस्टली हम सब लोगों के टेंडर हैं, और हम कहते हैं कि जी ना लाशौरी तौर पे भी इस जगह को प्रेस करते रहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने वहाँ पे गाइड को रखा, और ये विद अ जेंटल प्रिक, क्या आपको नीडल का इंसर्शन फील हुआ? सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक वाओ। कि आप अब उसको जितनी सेफ डेप्थ है वहाँ तक जाके इसको आप मैनिपुलेट करके, और 20 से 30 मिनट्स का सेशन होता है, Wow. दैट्स इट। और इसी तरह अगर यही पॉइंट हम अपोजिट साइड पे भी लगाएं, और शर्त ये है कि आपने स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी है, ओके। और हर दफ़ा हर पेशेंट के जिसके लिए पास करवा रहे हैं उनको बोले कि आप हमारे सामने ओपन करें। आपके सामने ओपन करें, ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे ये आपने बोन फील की, और उसके नीचे ये पॉइंट है जो टेंडर है, यहाँ पे आपने गाइड को प्लेस किया, एंड विद अ जेंटल, क्यों जी महसूस भी हुआ है मुझे ये बताएं? नहीं आपको फील भी नहीं होता। तो दिस इज सच, और 15-20 मिनट्स हम रहने देंगे। अच्छा। और इसमें एक केयर जो मैंने बताई कि एक पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरा बिल्कुल खाली पेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसका नेचुरल इफेक्ट है एक्यूपंक्चर का कि ये हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल लो करता है। अच्छा। तो ऑलरेडी अगर आपका शुगर लेवल लो साइड पे आप फास्टिंग कर रहे हैं या सुबह का खाया हुआ है, तो बेहतर है कुछ खा पी के फिर ये सेशन तो करवाएं। इट वर्क्स फॉर शुगर पेशेंट्स एज वेल? डेफिनेटली एंडोक्राइन इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, स्प्लीन 6 है, और पॉइंट्स हैं जिनसे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ना सिर्फ उसका कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि जो इतनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें न्यूरोपैथीज़ हैं, रेटिनोपैथीज़ हैं, और इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे रिवर्स होते हैं। वंडरफुल, ये तो हमें नहीं बताया था। चलें, ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। साथ तो साथ दिस इज़, आप देख सकते हैं कि जी कितना मासूम सा, और कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं अच्छा, है। और ये जो पट्टे चढ़ जाते हैं इधर, जी, उसके लिए भी हम ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम मुख्तलिफ एरियाज़ पे, हाँ। एक्यूपंक्चर की खूबसूरती ये है कि एक्यूपंक्चर के एक तो अपने स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं जो 380 हैं, और उसके अलावा अगर कहीं पे कोई ट्रिगर है, कहीं पे वो बैंड टाइट हुआ हुआ है, तो आप वहाँ पे भी उसको भी रिलीज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, ये तो बहुत इजी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर जो हाथ के पॉइंट्स वाली बात मैं करी थी वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो हम कर रहे हैं एक्यूपंक्चर, डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक्यूपंक्चर में बड़े सारे इलाज हैं, मगर मैं आपको बताऊं, आज जिन डॉक्टर से मैं आपको मिलवा रही हूँ ना, इनके पास नॉलेज भी है और ये काम में भी बहुत अच्छे हैं, नामवर हैं। तो एक्यूपंक्चर के लिए बहुत से लोगों के पास तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है, मगर सही जगह आप अगर नहीं जाएंगे तो एक्यूपंक्चर आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। क्योंकि वही बात है कि दुकान तो अपनी चमकाने के लिए बहुत से लोग खोल के बैठ जाते हैं, मगर सही बंदे की आपको पहचान नहीं होती। जब तक आप सही बंदे के पास नहीं जाएंगे आपका इलाज नहीं होगा। तो अभी मैं हाथ के ऊपर करवाने लगी हूँ, आप देखिएगा। हाथ के ऊपर के लिए बता भी चुके हैं, दोबारा एलैबोरेट करवाऊँगी कि हाथ का क्या क्या फ़ायदा है और कौन कौन सी नर्व्स पे लगवानी चाहिए। तो मैं तो आपके सामने लगवाऊँगी, ये देखिए जी। और ये देखें, इस पॉइंट पे क्या आएगा? इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 4 या हगू। ये अगर आपके कोई डाइजेशन के इश्यूज हैं, मुझे ये बताएं, आपको फील हुआ? फील भी हुई नीडल? आपने पहले भी लगवाई थी? फील हुई थी। फील हुई थी, अभी फील हुई है आपको? नहीं। ये थोड़ा सा एरिया हैवी होता जाएगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो और वो एनर्जी फ्लो जो है वो इम्प्रूव करेगा। अच्छा, ये जो आपने प्लास्टिक की एक प्रेशर जो पॉइंट लिया, गाइड इसको हम उससे, उस गाइड से मुझे बिल्कुल पेन नहीं, बिल्कुल नहीं फील होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, दोनों तरफ। अच्छा, और मेक श्योर जब आप भी लगवाएं तो जो गाइड है ना, इसके थ्रू लगवाएं, क्योंकि मुझे वाकई फील नहीं हुआ और ये सही था। और ये हैवी क्यों होना है? इसके मतलब इसका क्या होता है? ये होने शुरू हुई है जी, हैवी होगा कि वहाँ पे जो न्यूरो ह्यूमरल चेंजेस हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो उसकी वजह से।
बस ये 2 लग रहे हैं ये मुझे? जी 2 लग और हाथ में कहीं और लगता है तो कुछ? यूजुअली यहाँ पे हम लगाते हैं ये जो साइड हेडेक्स के लिए, या उन लोगों में जिनमें कान में शांशा या सुनाई कम दे रहा हो। मुझे कम सुनाई दे रहा है इस। तो अच्छी बात है ना, बुरी बातें कम सुननी चाहिए। हाँ बुरी तो मैं तो अच्छी भी सुनने के कोई जोगी नहीं रही बेचारी, कोई कॉल आती है तो मैं चीखती रहती हूँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रही तो हो। मैं प्रिक करता हूँ हाँ पॉइंट्स एक कर दें मुझे इस वाले कान में ना, जहाँ पे मुझे ये लगा है टॉक बैक है ना, IFB लगी है। ये जो IFB वाली कहानी है ना, ये जब ब्रेक के लिए चीखते हैं तो ऐसा चीखते हैं आपकी सोच भी नहीं होगी, जैसे कोई चोर को भगाने के लिए पुलिस का बताते हैं ना, पुलिस आ गई, ऐसे भगाते हैं। दैट्स इट। वाह बिल्कुल फील नहीं हुआ। फील भी नहीं होगा, ये आपकी हेडेक्स के लिए। और ये जो कान में भी कान आवाज का सही जो रहेगी? शोर है वो बेहतर हो जाएगा। ओ भाई मैं बहरी नहीं हूँ, उस पर कोई थंबनेल ना लगा देना नीचे, फिजा ने अपने बहरेपन का इलाज करवा दिया। मेरी टीम पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही मुनाफकत करती है। कभी किसी मेरे गेस्ट के लिए कुछ नहीं लिखेगी, मेरे लिए सबसे पहले लिख देगी। दैट्स इट। ओके अच्छा, ये कान पे जाके और ये दोनों साइड हेडेक्स जो हैं आपको टेम्पोरल या सुनाई देने के मसाइल हैं, लेकिन ये पॉइंट हम रात में अवॉइड करते हैं रात में क्योंकि ये क्यों? ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो आपको नींद ना आने का इशू हो सकता है। तो सो ये सारी चीज़ें हैं, ये तभी आपको पता चलेंगी अगर आपने थोरो ट्रेनिंग और थोरो सिस्टम से गुजरे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि किसी ने किसी साहब साहिबा को करते देखा और उठा के शुरू कर दिया, क्योंकि रेगुलेशंस उस तरह से नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपकी ऑडियंस से कि काइंडली जहाँ भी आप जाएं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, मेक श्योर करें, उनसे ये पूछें कि जी आपकी ट्रेनिंग, आपकी क्रेडेंशियल्स और वो सारा, ताकि आपको पता हो कि आप पैसे भी स्पेंड कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं जिसके पास जा रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रॉपरली क्वालिफाइड हो। अच्छा ये एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है, आपको पता है? अगर आपको एजिंग का इशू है, आपको व्रिंकल्स का इशू है, आप अपनी एज को कम दिखाने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए आप इसमें एजिंग के लिए भी अपना ये ऑक्यूपेंचर करवा सकते हैं। एजिंग के कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पे काम करता है ये? जी एजिंग में जनरली हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें स्टमक 36 है। बेसिकली इसका इफ़ेक्ट जो एंटी एजिंग इस तरह से आता है, जो इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है जब भी हम किसी भी ऑक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रिक करते हैं या प्रेशर देते हैं, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स फील गुड केमिकल्स हैं, ये आपका हार्ट रेट काम डाउन करते हैं, आपकी जो ब्रेन में स्ट्रेस टाइप वेव्स, बीटा वेव्स हैं उनको काम डाउन करते हैं। आपका जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, आपकी जो बोल हैबिट्स हैं वो रेगुलर होती हैं। तो वो जो स्ट्रेस की वजह से कॉन्टीन्यूसली बॉडी पे स्ट्रेन होता है और बॉडी एक्सेलरेटेड एजिंग कर रही होती है, तो वो ना सिर्फ स्लो डाउन होगा बल्कि आप रेगुलर सेशन लेंगे तो ये रिवर्स भी होता है। अच्छा ये फेस पे करते हैं आप? जी फेस पे भी होता है और बॉडी पे भी पॉइंट्स हैं, एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम है। ओके और ये कितनी देर का प्रोसेस होता है ये? मतलब यूजुअली 12 to 15 सेशंस, वंस और ट्वाइस अ वीक। वाओ अच्छा, और इसके अलावा जो आप शुगर के लिए बता रहे थे, तो शुगर के लिए पॉइंट्स लेकिन में जी कहाँ शुगर्स के लिए डायबिटीज़, खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसकी बेसिक वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन की कमी नहीं होती। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ये है कि बॉडी इंसुलिन तो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो रिसेप्टर जिनके साथ ये जाके अटैच होती है और शुगर लेवल को मेनटेन करती है, वो उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ऑक्यूपंक्चर एंडोक्राइन इफेक्टिव है और वो पॉइंट खासकर स्प्लीन 6 है, स्टमक 36 है, लार्ज इंटेस्टाइन 10 है, ये वो पॉइंट्स हैं जो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। आपका जो ग्लाइसीमिक लेवल्स हैं वो अगर अनकंट्रोल्ड हैं वो कंट्रोल होते हैं, और उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरे इस वाले ऑक्यूपेंचर को क्लोज कीजिएगा, इसको मैं एक चीज़ दिखा, नहीं आपने भी ये क्लोज कैमरे पे कीजिएगा, ये दिख रहा है, आप ये देखिएगा, ये मैं ये वाली उंगली हिला रही हूँ सिर्फ, थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा फ्रेम खोलिए, मुझे फिंगर दिखानी है अपनी, ये वाली फिंगर, सेंटर वाली फिंगर हिला रही हूँ, यू सी, तो वो मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब कि मुझे ऑक्यूपेंचर सही लगा है और जिस वेन के हिसाब से उन्होंने जिस वेन को हिट किया है वो वेन वहाँ पे बोल भी रही है। इसी तरह मेरे सारे ऑक्यूपेंचर किसी ना किसी वेन के साथ अटैच हैं और वो मूवमेंट पे बोल रहे हैं। इसका मतलब सही वेन पे उसने जाके इफेक्टेड, सही नब्स पे हाँ जाके उसने इफेक्ट किया है, काम किया है। अदरवाइज वो सिर्फ गोश्त पे नहीं लगा, इसलिए कहते हैं सही ऑक्यूपेंचर सही बंदे से कराएं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेक के बाद मिलते हैं हम आपको।
अच्छा, 20 मिनट का ये प्रोसेस है और ये 20 मिनट के लिए देखें इस तरह से लगा के आप अपनी ज़िंदगी के जो काम काज करने हल्की फुल्की आज के हिलजुल फ़ोन सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पे बैठें और लगवा लें और लगाने के बाद 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आप इसको निकाल लें। अच्छा, ये कब कब करवाने हैं, इसके सेशन का टाइम क्या होता है? यूजुअली इनिशियली आप ट्वाइस अ वीक सेशन करवाएंगे, उसके बाद वंस अ वीक, देन एवरी फोर्टनाइटली, टोटल 12 to 15 सेशंस ऑन एवरेज। और एज क्या है इसमें रिक्वायर्ड, कब से करवा सकते हैं इसको? एट एनी गिवन एज हमारे पास वो बच्चे भी आते हैं जो फिज़िकली मेंटली डिलेड होते हैं, सीपी बच्चे हैं या ऑटिस्टिक हैं, उनमें हम कर रहे हैं। और वो पॉपुलेशन एजेड जिनका स्पाइन डिजनरेट कर रहा है, नी डिजनरेट कर रहा है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया और इश्यूज़ हैं, तो फ्रॉम 1 day to 100 years यू कैन कम। वाह, क्योंकि इसके कोई आपने कहा साइड इफ़ेक्ट्स ही जी, कोई साइड नहीं, फायदे बेनिफिट्स फायदे हैं वेरी डेफिनेटली। नाइस। तो जो बच्चों को पढ़ाई में इश्यूज होती है, बच्चों को याद नहीं होता, उनके लिए कोई ऐसी उनकी है जी नर्व्स के डेफिनेटली, लिए जिन कोई? बच्चों में फोकस या टेंशन या शॉर्ट टर्म मेमोरी या स्कूल रिलेटेड मेमोरी के इश्यूज़ हैं, उनमें डेफिनेटली, बल्कि एक ज़माने में हमने ये बात है 2010-11 की, हमने लम्स के साथ मिलके एक पूरा प्रोजेक्ट किया था 60 बच्चों पे। तो वो बच्चे जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी या उसका इशू था, तो उन बच्चों पे हमने 12-12 सेशन किए और उनके रिजल्ट्स में और उनकी ग्रेडिंग में बेतहाशा फ़र्क पड़ा। वाह, रियली? यस। तो इसका मतलब जो बच्चे फोकस नहीं होते, जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं या अटेंशन नहीं देते अपनी क्लास में, तो आप उनको भी ऑक्यूपेंचर करवा सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ, और उनमें फ़र्क भी आया है एज रिजल्ट। स्कूल्स के साथ ये प्लान की। छोटे बच्चों में तो हम नीडल्स भी पोक नहीं करते, फिर वो छोटी लेज़र्स जो हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं, और वो बिल्कुल जैसे लाइट टच करती है वो करते हैं। और फेस पे भी अगर हमने करना है तो हम नीडल्स या वो नहीं करते कि कोई भी ब्लड वेसल अगर रप्चर हो गई तो फेस पे भी हम लेज़र ऑकोपंक्चर या फोटो बायोमोड्यूलेशन करते हैं। दैट इज़ मॉडर्न वे ऑफ डूइंग ऑकोपंक्चर। अच्छा, होता ये प्रिक ही है यूँ? उसमें प्रिक नहीं होता, फिर बस क्या? सिंपल वो आप लेज़र का जो प्रोब है, हाँ। आपने देखा होगा की चेन वाली, हाँ। वो नहीं, लेकिन जो FDA अप्रूव्ड हैं, जो प्रॉपर लेज़र्स हैं, तो वो हम स्किन के ऊपर रख के सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स को या एरियाज़ को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, केमिकल्स न्यूरल इन्फ्लेम जो एक्टिवेशन होती है, तो वो आपको सुई का जो खौफ है वो भी नहीं होगा। और बिनाई अगर किसी की कमज़ोर है उसके लिए कोई काम करता है ऑक्यूपेंचर? डेफिनेटली मायोपिया जो दूर की नज़र है और एज अगर 25 साल से कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और वो बच्चे जिनको आजकल आप देखते हैं कि हर घर में हर बच्चे को ऑलमोस्ट चश्मा लगा हुआ है, तो उन बच्चों में जिनमें मायोपिया है और उनकी एज 25 ईयर्स से कम है, उसमें डेफिनेटली ऑक्यूपंक्चर या लेज़र ऑक्यूपंक्चर फोटो बायोमोड्यूलेशन का डेफिनेट एविडेंस बेस्ड रोल है। और ये इसकी भी कितनी सिटिंग्स में थोड़ा सा इससे बेहतरी आएगी? अगेन वेरी करता है कि आपका कितना वीकनेस है, एज कितनी है, बट अगेन जनरली स्पीकिंग 12 to 15-20 सेशंस ट्वाइस अ वीक करें तो। वंडरफुल। हेयर ग्रोथ के लिए कोई काम करता है कोई? हेयर ग्रोथ में अगेन अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है या एलोपेशिया है तो उसमें डेफिनेट रोल हैं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और हेयर फॉल को रोकने के लिए? हेयर फॉल के लिए जो बेसिक चीज़ है, अगर हम देखें कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल में बेकरी आइटम्स का इंटेक और वो ज़्यादा है, तो जब तक हम स्वीट का इंटेक, ख़ासकर जो आर्टिफिशियल जो जैसे ग्लूकोज है या शुगर है, जो रिफाइंड शुगर्स हैं, उनका इस्तेमाल कम नहीं करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका हेयर फॉल रुकेगा या इम्प्रूव करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट, फिर हमें ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट मिलता है। क्या बात है। अच्छा, लोग देखें ना, ये अपने बालों का ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल नहीं रखते सेहत का, तो लोग अब तो जाके जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए, क्योंकि अब लड़कियां भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रही हैं। अब ये वाले नौबत आ गई है। तो हम अपनी चीज़ों को जिस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपनी डाइट से, अपनी ग़िज़ा से, और उसके बाद अगर इस तरह के कुछ इलाज हैं जिनसे आपको लगता है कि आपकी चीज़ों की बेहतरी हो सकती है, तो हम अपने आप को मॉडिफाई करके उन चीज़ों पे रहें तो बेहतर है। हम तो अब बिल्कुल वो वाली हमारी चीज़ें हो गई कि अब हम सर्जरीज़ के बगैर तो ठीक रह ही नहीं सकते। अब हम जब तक हेयर प्लांट सर्जरी, फेस सर्जरी, जिस्म की सर्जरी तब तक नहीं करवाएं, तो फिर तब तक तो हमारी जो है ना सेहत और ख़ूबसूरती हमें लगता है हमारा साथ ही नहीं दे रही। अच्छा, घर में कोई खुद कर सकता है? अगर किसी को ये पॉइंट्स पता लग जाए आप तो कोई बड़ा प्रेशर डेफिनेटली खुद कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने नीडल प्रिक करना है या वो करना है। फिर तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप थंब के साथ अगर प्रेशर दें और आप सर कैसे कैमरे में दिखाएं, मैं भी सीखूं। आप नीडल्स अगर उतार लें ये मेरे तो उतारें।
हो गया ना मेरा? जी जी, इट्स बीन 20 मिनट्स। ओके। ठीक है। अच्छा, सर दुख रहा हो तो वो किस तरह, वो भी बता दें। सर दुख रहा है, अगर फ्रंटल हेडेक है तो ये पॉइंट जो आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान है, यहाँ पे जो सॉफ्ट मसल है, ठीक है, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर नीचे रखनी है और थंब ऊपर रखें और उसको आप ये सर्कुलर उसको प्रेशर दें। आप फील करेंगी कि ये इंतहाई टेंडर है, मतलब दबाने से पेन कर रहा है। अगर आप करेक्ट जगह पे, आप इसको जेंटली मोबिलाइज करें, आपकी विजन की जो ब्लरीनेस है वो और आपकी जो फ्रंटल हेडेक्स हैं ये इम्प्रूव करेंगी। क्योंकि जब हम इस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं तो इमीडिएटली जो आपका फ्रंटल और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। अच्छा। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं दी ब्रेन, ये आपकी एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी एक ऑक्यूपेंचर ही है? ये ऑक्यूप्रेशर है। ऑक्यूप्रेशर है, ठीक है ना। हम मतलब पर्पज़ ये है कि जो एनाटॉमिकली डिफाइंड पॉइंट्स हैं बॉडी पे उनको हम स्टिमुलेट करें। ओके। उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो थंब प्रेशर है। ठीक है। दूसरा जो है वो आप नीडल यूज़ करते हैं। तीसरी जो मॉडिफिकेशन हुई है वो हम लाइट या लेज़र लाइट यूज़ करते हैं ऑक्यूपंक्चर के लिए, जिसको हम फोटो बायोमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये कोई इनमें से कोई भी 3 तरीकों में से जो आपको, और सबसे आसान ये जो ये नहीं ना, ये गलत नहीं, कर रही हूँ मैं? ये जी बिल्कुल। Okay. नेल नहीं चाहिए, ये सॉफ्ट पार्ट जो है आपका। अच्छा, soft इसको part. ये देखें, ये करके दिस इज द पार्ट जिसको got आप it. कर रहे हैं, आई गॉट इट। ये ओके। ठीक है। सर मुझे एक बार करके दिखाएं किस ये जगह पे देखिएगा। करा। अच्छा, यहाँ ये पे- point है। अच्छा, ठीक है। है, मुझे नहीं हो रहा था, अब तो समझ आप आया। खुद पॉइंट जो है ना अब पता चल गया। जी। वाओ। और ये मोस्टली एक हाथ पे ज्यादा टेंडर होता है। हाँ, अब समझ आई। देखो मैं ठीक गलत है। कह रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड यू आर सच अ गुड सोल और गुड डॉक्टर। ठीक है, Thank you so we'll take a much. short break. We'll see you after break. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसी के हवाले से आपको पता है कि एक वैक्सीन भी जो है वो ईजाद हो गई है और वो ईजाद काफ़ी टाइम से हो गई, मगर ये कि लोगों को इसकी अवेयरनेस अभी बहुत कम है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत घबरा रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो उनको हम इस तरह से कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको हम आई थिंक 13-14 के, अभी मैं इसको कंफर्म कर लूँगी, 13-14 की एज से इसको लगाना है या फिर 10 एज ओल्ड बच्ची जो है वो भी लगा सकती है। तो इसका जो एज टाइम है वो भी हम पूछ लेंगे और हम सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज हासिल करेंगे कि क्या इज़ इट सेफ़ फॉर द गर्ल्स, क्योंकि सर्वाइकल के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को है ही कोई नहीं। और अगर रूरल एरियाज़ में आप चले जाएँ तो वहाँ पर अभी भी, देहात में तो औरतों को पता ही कोई नहीं है, और अगर हो जाती है उनको कोई इन्फॉर्मेशन या उनका कोई डायग्नोस्ट हो जाता है कि इनको सर्वाइकल कैंसर है तो वो अपना इलाज नहीं कराती, शर्माती हैं, घबराती हैं और घर वाले भी कहते हैं कि क्या इसके इलाज के लिए जाना है, बस अब यही ज़िंदगी थी, जो मिल गई है, जितना है अब जियो। तो ये जो गाँव ग्राम के लोग हैं ना, ये अभी भी बाहर अपनी बच्चियों को इसके इलाज के लिए लेकर नहीं जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आज ये हमारा प्रोग्राम है। और मैं, आपको पता है पूरा अक्टूबर हमने कैंसर के ऊपर जो है बात की है, तो ये भी सर्वाइकल कैंसर इसी से मुंसलिक है। तो आज इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो हमारे पास आई हैं, जो खातून डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर रबीका रिजवान हमारे साथ हैं, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ वेरी फेमस, अपने काम में बहुत माहिर हैं। तो आज हम इनसे सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये ख़वातीन में क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबीका जी, आप यहाँ से बताइएगा कि ये जो वजूहात हैं इसकी क्या है, क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर, रीज़न्स क्या होते हैं? जी, सर्वाइकल कैंसर यूट्रस का कैंसर है, यानी यूट्रस जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि आम वायरसेस की तरह एक वायरस है। एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो कि जिनसी ताल्लुकात से फैलता है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये HPV फैलता है, जो कि सबसे बड़ी रीज़न है सर्वाइकल कैंसर की। अब उसमें इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं, स्मोकिंग, वो औरतें जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। फिर वो लोग जो पिल्स लेते हैं, में तो हुक्का भी पीती हैं, तो बहुत उससे भी ज़्यादा, होता है? बिल्कुल। हुक्का उतना नहीं करेगा जितना सिगरेट, बिकॉज टोबैको, अगर हुक्के में भी टोबैको का कंटेंट है तो वो कैंसर करेगा। टोबैको एक कैंसरस एजेंट है। सो सिगरेट टोबैको करती है उसमें। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
पिल्स, अगर कुछ ख़वातीन जो बहुत अरसे से फ्रीक्वेंटली पिल्स ले रही हैं तो दे आर द हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर सर्वाइकल कैंसर। रियली? पिल्स बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, लोग बर्थ स्पेसिंग के लिए पिल्स ले लेते हैं इंटरकोर्स तो के शादी बाद। के जैसी बाद जो लड़कियां हैं वो तो पिल्स पे ही लग जाती हैं, पिल्स आपको पे पता लग है? जाती हैं। 5 साल से ज़्यादा अगर पिल्स का इस्तेमाल है, हाँ। एटलीस्ट 10 ईयर्स या इवन मोर देन 5 ईयर्स, तो पिल्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। Oh my God. इसके अलावा वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा लिकोरिया है, जिन्हें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज के मसले रहते हैं, बदबू वाला डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, ब्लडी, जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा हो, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अच्छा, तो ये जो सिम्टम्स हैं एग्जैक्टली जो आपने अभी थोड़े से बताए, इसको कुछ और इलेबरेट भी करना है जी। ताकि अगर अपना खुद एग्जामिन करना है, चेक करना है, तो उसमें आपने जो जो पॉइंट्स बताए इसको ज़रा डिटेल में एक बार फिर दोबारा बता दें। ये मैंने आपको बताई हैं वजूहात कि जिनकी वजह से ये फैलता है। सिम्टम्स में सबसे बड़ा सिम्टम आता है डिस्चार्ज। अक्सर ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती हैं कि हमारा कुछ अरसे से पानी पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लड की तरह कुछ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कमज़ोर भी तो हो जाती होंगी। अनस्केजुअल ब्लीडिंग है, बिल्कुल कमज़ोरी, क्योंकि जब भी कैंसर होगा वेट लॉस होगा और एपेटाइट डिस्टर्ब होगी, हड्डियों की पूरी जान निकल हड्डियों की जाती जान, होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। Oh my खाना पीना नहीं God. खाया जाएगा और फिर क्या होता है कि डॉक्टर्स की तरफ से वो फिर अक्सर औकात चीज़ डायग्नोज होने में टाइम लगा लेती है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर अपना आप बहुत देर से बताता है। ये वो कैंसर है जो जल्दी नहीं डिटेक्ट होता। ये जब अपना आप दिखाएगा, ये लास्ट स्टेजेस आई हुई होंगी। अच्छा, इसके स्टेज कितने हैं? इसके स्टेजेस स्टेज 1, 2, 3, 4, लेकिन स्टेज 1, 2 तो आते ही नहीं है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इग्नोर करती हैं कि डिस्चार्ज है, ये तो कॉमन है, कोई बात नहीं, होता ही है। और या फिर अगर ब्लीडिंग है, 1 महीने में 2-2 दफ़ा ब्लीडिंग हो रही है, औरत के जो ख़ास आयाम हैं उन्हें तारीख पे आना चाहिए था, अगर ये 2 से 3 दफ़ा अनस्केजुअल्ड ब्लीडिंग आ रही है, इट मीन्स इट इज़ अलार्मिंग। आप जाएं और डॉक्टर को दिखाएं कि ये ब्लीडिंग क्यों है। अच्छा, उसमें फिर और हैवी ब्लीडिंग होना? हैवी ब्लीडिंग होना, सो डिस्चार्ज का आना, हैवी ब्लीडिंग होना, नीचे प्रेशर पड़ना, बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन, अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हमें नीचे नलों में दर्द है, पेल्विक पेन का होना, वेट लॉस होना, वजन बहुत घट रहा है, कमर में दर्द, कमर में दर्द, इसके अच्छा। अलावा खाना पीना खाया नहीं जा रहा, एपेटाइट कुछ अरसे से कम हो गई है, ये तमाम आंखों के नीचे हल्के सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, आंखों के नीचे हल्के भी आंखों मैंने के पढ़ा नीचे था, फिर हाँ। बहुत देर से जब खून की कमी होना शुरू होगी तो फिर वो खून की कमी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर बाकी सारे सिम्टम लाइक हेयर फॉल भी होगा, जान नहीं होगी, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो इतने सारे इश्यूज ये बढ़ते चले जाते हैं। और ये मैंने देखा है रूरल एरियाज़ में लड़कियों को है प्रॉब्लम्स, मगर उधर कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है। आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले ये तो क्लियर कर दें, फिर आगे चलते हैं कि उनको प्लीज़ इलाज करवाएं या फिर उनको डॉक्टर्स के पास ले जाके, उनको शर्माएं नहीं। फैमिली बहुत शर्माती है, वो कहती है इसका क्या इलाज करा, और ख़ुद कुछ लड़कियाँ भी ना वो बहुत शाय फील करती हैं, वो कहती है हमने इलाज नहीं करवाया। ऐसा ही है, सही कहा आपने। इसके बारे में प्लीज़ आप आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात सबको बताना चाहूँगी कि आप ध्यान करें, बिकॉज पाकिस्तान में 5,000 से 10,000 नए केसेस 1 साल में आए हैं और उनमें से 3,000 ख़वातीन की अमवात हो चुकी है, और ये बात अभी सबको नहीं पता। सो सर्वाइकल कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ हाइजीन मैटर करती है। अक्सर लोग समझते हैं कि हम अपने आप को तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारी हाइजीन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। कभी कभार इम्यूनिटी का ड्रॉप होना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर नहीं है तो तमाम तरह की बीमारियाँ अटैक करती हैं इंसान के ऊपर। तो ये चीज़ें, और दूसरी बात मल्टीपल पार्टनर्स, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर एक बात हाईलाइट करूँगी जिसे मायूब समझा जाता है, लोग बात नहीं करते। अगर एक औरत के भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं या एक मर्द के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अब वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, गैर शादीशुदा भी। एक औरत है, उसकी तलाक हुई या वो विडो है, बेवा है, 2-3 शादियां हो गई। इसी तरह शौहर है, बीवी अगर फौत हो गई या डिवोर्स हो गई, 2-3 शादियां हो गई। अब यानी वो 2 से 3 मल्टीपल पार्टनर्स आ गए किसी भी तरह। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यानी मैंने कहा जिनसी ताल्लुकात, इससे ये सबसे ज़्यादा फैलता है। एक मियाँ बीवी जो शादीशुदा जोड़े में हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस नहीं हैं। लाइक एक पार्टनर के साथ अगर वो मल्टीपल पार्टनर्स किसी भी तरह टच आ गया तो अब थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए 2 बातें हैं, या आप स्क्रीन करें या आप प्रिवेंट करें। सो प्रिवेंशन या स्क्रीनिंग 2 बातें हैं जो कि गांव देहात में, रूरल एरियाज़ में पता होना चाहिए। और ये कि जल्दी शादी करना, जितना जल्दी सेक्सुअल कांटेक्ट होगा उतने चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर बढ़ेगा। और आपको पता है कि ये तो दोबारा सॉरी बिकॉज जल्दी शादियां 15 साल 16 साल, जल्दी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, ज़्यादा चांसेस हो गए। अच्छा, तो थोड़ा सा शादी की एज को इसीलिए लीगलाइज किया गया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अर्ली मैरिजेस की वजह से सामने आती हैं। सो अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट ये भी रिस्क फैक्टर है, इसका ध्यान करें।
और इसके अलावा पिल्स को ऐसे नहीं खाएं डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर, और अगर ब्लीडिंग के मसले होते हैं तो ज़रूर दिखाएं। हम एक पैप स्मेयर का टेस्ट करते हैं, इसे पैप टेस्ट कहते हैं, और ये बहुत मशहूर है लोगों में, शीशे वाला टेस्ट। उसमें हम यूट्रस के मुंह से एक सैंपल ले लेते हैं, वो सैंपल लेबॉर्ट्री में जाता है, फिर हम देखते हैं, वो हमें कैंसर तो नहीं बताता लेकिन वो हमें प्री कैंसरस स्टेज का बता देता है कि आने वाले वक्तों में कैंसर होने वाला है। तो अच्छा, ये फिर कोई आम औरत ऐसे करवा सकती है? और ये हर औरत करवाए, हर औरत करवाए, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल पर्सनल, शादी के 1-2 साल के बाद, या ये तो शादी से पहले भी करा सकते हैं, लेकिन ये कि शादी से पहले ये मसला होता है कि चूंकि हमने विजाइनल कोई भी इन्वेजन नहीं करनी होती, लेकिन अब तो लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज़ कर रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल बेहतर है कि 25 साल के बाद, 25 से 50 साल की हमारी एज ग्रुप है जिसमें हम हर 3 साल बाद पैप स्मेयर करते हैं। 25 साल से पहले तो ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अभी गाइडलाइंस इसमें हैं कि 25 से 50 साल में 3 साल और 50 से लेके 65 साल की उम्र में 5 साल। हर 5 डॉक्टर वीका, हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, मगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इससे पहले भी जब सर्वाइकल कैंसर के ऊपर मैंने बात की थी तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे बहुत गंदा करने की कोशिश की थी, बहुत गलत अल्फाजों से आपने मेरे बारे में मीम्स बनाए थे, वीडियोस को वायरल किया था। मगर खुदा के लिए एक बात सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो कोई ऐसी कोई गंदी बात नहीं है, कोई वल्गर बात नहीं है जो मैं यहाँ पर वल्गैरिटी फैला रही हूँ या मैं इस तरह से खुल्ला बात कर रही हूँ, उस तरह से अपने लफ्ज़ों को, और ये डॉक्टर साहब जो अपने खुले लफ्ज़ों में समझा रही हैं। आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपकी बेटी किसी भी इस बीमारी का शिकार हो सकती है। एक बीमारी है और ये एक वो बीमारी है जिससे जान जा सकती है, ठीक है। उसने आगे ज़िंदगी में जीना है, अपनी ज़िंदगी को लेके बढ़ना है, तो आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो आपने अपनी इस ज़बान को बंद रखना है, उनका इलाज करवाना है, और मुझे गंदा करने से पहले दिमाग में सोच लेना है कि मैं किसी अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं आपकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो खुदा के लिए अगर कुछ सोच समझ के किसी के लिए कोई काम करें ना, तो फिर अवेयरनेस के लिए काम करें। इस रील को वायरल करते हैं तो अवेयरनेस के लिए वायरल करें कि लोग सर्वाइकल कैंसर का इलाज करवाएं, ना कि आप लोग मेरी को नीचे किसी ने कॉमेंट लिखा तो देखें मैं क्या करती हूँ। ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, डॉक्टर रबीका हमारे साथ मौजूद है, गायनाकोलॉजिस्ट है, और HPV जो आपको पता है सबको कह रहे हैं कि लगाना है वैक्सीनेशन बच्चियों को, और मेरी भी क्योंकि 10 साल की बेटी है तो मुझे भी यही है कि फ़िलहाल को लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो आपसे हम शुरू करते हैं, बताइए, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ इट सेफ़? देखें फ़िज़ा, हम बहुत सी वैक्सीन अपनी ज़िंदगी में लगवाते हैं। बच्चा पैदा होता है, TB की वैक्सीन, फिर उसके बाद पोलियो की वैक्सीन, फिर प्रेग्नेंट खातून की बात करें तो हम टेटनस की वैक्सीन लगवा रहे होते हैं। हम इस तरह की वैक्सीन के लिए तो कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन जब कोविड-19 की वैक्सीन आई तो बहुत शोर मचा कि ये वैक्सीन ज़िंदगी ख़त्म कर देगी, बांझपन ले आएगी और क्या क्या कुछ कर देगी। अब इसमें और कोविड-19 की वैक्सीन में पहले तो मैं बताऊं सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि कोविड-19 की वैक्सीन पहली दफ़ा आई थी 2020 में, लेकिन HPV की वैक्सीन 2006 से चल रही है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये कोई कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अभी तक सामने नहीं आई। मैंने सुना है पाकिस्तान में एक बार आई थी, फिर उसके बाद बंद हो गई। पाकिस्तान में हम प्राइवेटली लगा रहे थे। गार्डासिल और सर्वरिक्स 2 वैक्सीन्स हैं, एक HPV के 5 कंपोनेंट्स को कवर करती है और एक उसके 2 कंपोनेंट्स को, क्योंकि HPV की सब टाइप्स हैं 6, 11, 16, 18, 31। तो अब जो हुकूमत ने चलाई है मुहिम, इसमें हम 16 और 18 को कवर कर रहे हैं, और ये HPV वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाना है। हमारा मोटिव ये है कि पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले हम वैक्सीन लगा दें, यानी शादी की आजकल एवरेज एज 15 साल 16 साल है। सिर्फ अर्बन एरियाज नहीं, सब अगर एरियाज को हम गांव देहात को भी देखें तो 15, 16, 17 इस एज में ज़्यादातर शादियां आजकल हो रही हैं, जो कि वायोलेशन भी है, एक तरह से लीगल एज नहीं है। लेकिन अब एहतियात के तौर पे हमने जो एज ग्रुप सेलेक्ट किया वो 9 से 14 था, ताकि पहले सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले वैक्सीन लग तो जाए। ये 10 साल की उम्र से लग सकती है? 9 से 14 ज़्यादा बेहतर है, 9 से 14। और इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगी कि देखें, पेशेंट सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अब हर वैक्सीन आप अगर नॉर्मली भी देखें, हमें बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, वायरल है, हम वैक्सीन नहीं लगवाते। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बजाते खुद एक हैवी चीज़ है। वैक्सीन ने जाके इम्यून सिस्टम पे काम करना है, एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो अगर हमें बुखार है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, खून हमारा जमता नहीं है, कोई मौरूसी बीमारियां हैं, कोई जिल्द का मसला है, या कोई वायरल डिजीज़ हुई हुई है, या बहुत ज़्यादा कोई शिद्दत से बीमारी ऐसी चल रही है पिछले दिनों से, तो प्लीज़ आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बताऊंगी कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। उस सूरत में वैक्सीन कोई ना कोई रिएक्शन करेगी। अच्छा। और फिर
हम ये कहेंगे कि वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो वैक्सीन कुछ नहीं कर रही, वैक्सीन लगवाएं, अच्छी बात है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को लगवाएं, ये दोनों के लिए। मैं HPV पे वापस आना चाहूँगी। डॉक्टर जावेद इकराम भी हमारे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नवासी को जो है ना, जावेद अकरम साहब जो है, उन्होंने कहा मैंने अपनी नवासी तक को भी लगवाई, वो बहुत छोटी सी है, इसी तरह फराल मेरी बेटी जैसी एज की है, तो कह रहे हैं उसको तो हमने लगवा दिया, अब सेफ़ है, तो फिर मैं अपनी फैमिली में लोगों को लगवा रहा हूँ। मगर देखें वो बता के गए थे, उसके बाद फिर मुझे लोगों ने थोड़ा सा बहका दिया, मुझे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो इस वजह से ये लगवाई जा रही है कि बच्चे पैदा ना हो, आगे फिर बच्चियों को बच्चे नहीं पैदा होंगे तो प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, और ये पूरी प्लानिंग के तहत जो है ना ये वैक्सीन निकाली गई है और ये है, तो प्लीज़ इसको ज़रा और इलेबरेट करें, क्योंकि दिलों से डर नहीं जा रहा। नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान डरता तो है, शक शुबात तो आते हैं, लेकिन देखें वैक्सीन कुछ नहीं कर रही ऐसा। लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत डर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ख़ानदान में शादी हुई है या ख़ानदान से बाहर शादी हुई है, और आपको, अब वही बात है ना कि मुस्तकबिल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि एक शादी है, दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, कितनी होंगी, इरादा तो इंसान एक का ही कर लेता है, लेकिन हालात का नहीं पता होता। तो अगर आपको इतना यकीन है कि ये एक ही शादी रहेगी, एक ही कपल है, एक ही मियाँ बीवी हैं, ठीक है, नहीं लगवाएं आप वैक्सीन। या अगर आपको बहुत यकीन है, फैमिली में कोई डिजीज़ नहीं है, फैमिली में कैंसर्स की हिस्ट्री नहीं है, फिर आप नहीं लगवाएं वैक्सीन। दूसरी बात कि अक्सर लोग समझते हैं कि 9 से 14 की उम्र निकल जाएगी तो हम नहीं लगवा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। 25 साल में भी वैक्सीन लग सकती है, 26 में भी लग सकती है, आगे भी लग सकती है, लेकिन चूंकि उस वक्त तक शादियां हो चुकी होती हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट हो चुका होता है, तो थोड़े से नहीं असर है उसका। अगर डिजीज उस वक्त तक नहीं हुई तो वो अभी भी आपको बचाएगी। मसला ये है कि अगर एक दफ़ा सर्वाइकल कैंसर हो गया फिर आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, फिर आप वैक्सीन से उसको बचा नहीं सकते। ये वैक्सीन किधर जाके काम करती है? ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम पे काम करेगी। ये वैक्सीन हमारे जो इम्यून सिस्टम, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला जो निज़ाम है, जिन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं कि जैसे ही कोई दुश्मन बीमारी अटैक करती है तो वो अपने लेके खड़े हो जाते हैं, अपने तोप खाने लेके खड़े हो जाते हैं। यूँ समझ लें कि उन्होंने उस कीड़े को, उस बीमारी को मारना है। तो अब ये वैक्सीन एंटीबॉडीज बना देगी HPV के लिए, सिर्फ HPV के लिए। इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और औरत जो है वो सिगरेट पीती जा रही है कि हमने तो वैक्सीन बड़ी खुल के बोलूँगी। देखें ये जो वैक्सीन है बाहर के ममालिक से आई है, आपको पता है वहाँ की ईजाद है। अब वहाँ पे ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वहाँ पे सेक्सुअल जो है लड़का लड़की कोई किसी के साथ शादी हो ना हो, 6 हो 8 हो 12 हो 10 हो, दे डोंट माइंड। उनका एक कल्चर का ये सीन है। तो वो तो अगर दे आर नॉट इवन फ्रॉम द रेड लाइट एरिया तब भी वहाँ पे ये सीन टू मच ऑन। स्कूल के ज़माने से खुल्लम खुल्ला शुरू हो जाती है। हमारे जो मुल्क है हम जहाँ पे रहते हैं, ये पाकिस्तान में, यहाँ पर तो हमारी बच्चियों का ये कोई सीन नहीं होता। हमारे तो कोई ऐसे इस तरह का ऑन नहीं है सीन, ना ही हमारी चीज़ें कोई कल्चर का हिस्सा है। तो फिर जब हमारा सेक्सुअल इंटरेक्ट इतना है ही नहीं इस तरह का, तो फिर हम अपनी बच्चियों को क्यों लगाएं? ये तो उन जगहों की लोगों के लिए ना जिन मुल्कों में सेक्सुअल इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ के। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेक्सुअल कांटेक्ट यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, जो कि शादी से अलावा भी है और शादीशुदा कपल्स में भी है। सो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल आंख नहीं बंद कर सकते। मल्टीपल पार्टनर्स हैं हमारे मुल्क में भी और अब बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसीलिए बताया कि हमारी एक सही साल अच्छी में फैमिलीज हैं जो बच्चों को बहुत सही तरीके से देखती हैं, अपनी बच्चियों को भी एंड ऑल दैट, उनमें तो ऐसा कोई सीन नहीं। और हमारे पास ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज़ हैं। देखिए वो जो ऐसी फैमिलीज़ हैं वो तो खुल के सामने आ जाती हैं, वो लड़कियां भी आ जाती हैं, मगर जो नहीं हैं उनको तो फिर उनको तो ज़रूरत नहीं है ना। मतलब हम सबको एक बाउंड तो नहीं कर सकते। जिन फैमिलीज़ में ऐसा सीन ही है, जिनको पता है उनकी बच्चियाँ ऐसी हैं, घर घराना ऐसा है, शरीफ फैमिलीज़ हैं, तो वो उनको तो पता है ना, तो वो तो ना लगवाएं ना। ये तो क्लियर है ना। मैंने इसीलिए ये बात कही कि वो लोग जिनको लगता है हमारी फैमिली, उनको पता है सारा, और जिनमें शादी हो रही है उस फैमिली का भी पता है सारा, तो वो बेशक नहीं लगवाएं। ठीक है, हाँ अच्छे घर में जा रही है, लड़का शरीफ है, अच्छा आपको पता है, अगर किसी औरतों में नहीं जाता कहीं और। लेकिन फिजा देखें, हम फैमिलीज को कहाँ ब्लेम कर सकते हैं। फैमिली, हर फैमिली अच्छा ही सिखाती है, बहुत कम ऐसा होता है कि, लेकिन हर कोई अच्छा सिखाता है। बट इवन देन हमने उस चीज़ को देखना है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं बैठ सकते ना कि अगर ये रिलेशनशिप चल रहा है और अगर इससे बीमारी फैली तो क्या करेंगे। तो उसको बचाने के लिए हम वैक्सीन लगवा रहे हैं कि चलो अगर कहीं ना कहीं ये जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए बीमारी फैलना शुरू हो गई तो पहले से वैक्सीनेटेड होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। क्योंकि 3000 का नंबर एक साल में बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, हम अस्पतालों में देख रहे हैं। तो 3000 का नंबर बहुत ज़्यादा है, जो अभी अभी जवान औरतें इससे जा चुकी है, उनकी जान जा चुकी है। तो ये देखने की ज़रूरत है। आई गॉट इट। रेबिका जी के भी पॉइंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
और खैर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, हम मज़ीद इधर से इलैबोरेट करेंगे। वेलकम बैक। रबीका जी हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ा अच्छा आज हमें इन्होंने गाइड किया है सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा कि जो मीडिया है, ये जो हुकूमत है, ये किस तरीके से काम कर सकती है इसकी अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल, मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनमें अवेयरनेस कर सकती है। जैसे आपके चैनल के थ्रू आज अवेयरनेस जाएगी, पॉडकास्ट हो सकते हैं, अखबार है, डिफरेंट इसमें हम अवेयरनेस के सेशंस को रिकॉर्ड करके तमाम गांव देहात में चला सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की क्या वजूहात हैं, क्या इसकी सिम्टम्स हैं, किन वजूहात पे हम ये कहेंगे कि हम डॉक्टर को रुजू कर लें, वैक्सीन किन लोगों को लगे, किन को ना लगे, वैक्सीन लगाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान करना है, अगर थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है, जिल्द की रंगत बदल रही है, क्या देखने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें हैं कि डिफरेंट सेशंस और छोटे छोटे प्रोग्राम्स, या इवन हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने अवेयरनेस की टीम्स डिफरेंट गांव देहात में भेजते हैं, जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगा लेते हैं। अच्छा। तो वो मेडिकल कैंप्स डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और वो एक सबसे अच्छा ज़रिया होता है। तो अच्छा, अगर ये सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो ये यूट्रस रिमूव करना इज़ मस्ट? अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो कोई भी सबसे स्टेज में, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ कोई भी? नहीं, देखने की ज़रूरत है बायोप्सी करके। बायोप्सी करेंगे और ये देखेंगे कि वो अभी तक बच्चेदानी के अंदर तक है या बाहर निकल गया। अगर वो बाहर निकल गया, अब हम सर्जरी नहीं करेंगे, वो सर्जरी रिस्की है, क्योंकि मरीज़ की जान बचाना ज़रूरी है, यूट्रस को निकालना उतना फिर अब ज़रूरी नहीं रहा। उस सूरत में हम कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि कीमोथेरेपी की कुछ दवाइयाँ यूट्रस के होती साथ ही हैं। साथ? बिल्कुल, वो ओके। यूट्रस भी अंदर है, कैंसर भी अंदर है, लेकिन जब हम कीमोथेरेपी दे देंगे, रेडियोथेरेपी, शुआएं दे देंगे, तो वो कैंसर वहीं पे सो जाएगा। अच्छा, वो और ये जब जो सो जाएगा रेडिएशन है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। रेडिएशन उधर उसको फ्रीज कर देगा? रेडिएशन उस चीज़ को वहीं पे, उस प्रोसेस को ख़त्म कर देगी, क्योंकि कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स। ठीक एक है। नॉर्मल सेल थे, उन्होंने अपना आप बिगाड़ लिया, उनको गुस्सा आ गया, वो अपना आप बिगाड़ चुके हैं, और वो बुरी तरह डिवाइड होना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गए, नशोनुमा पाना शुरू हो गए। वो अच्छा, कैंसर है। तो अब ये- जब हमने शुआएं दी, वो रुक गए उसी जगह। अच्छा, और ये जो एग्स होते हैं औरत के, इसमें इसके क्या जी, चांसेस होते हैं कि वो अगर- ठीक रहेंगे या निकालना उनको भी बिल्कुल, ज़रूरी आपने है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। अगर कोई यंग औरत है, उसे सर्वाइकल कैंसर हुआ, और कोई भी, या ओवेरियन कैंसर है, या इवन यूट्राइन कैंसर है, किसी भी वजह से अगर हम रेडियोथेरेपी देते हैं तो हम एग फ्रीज कर लेते हैं, अच्छा, क्योंकि वो उस औरत ने आगे जाके फर्टिलिटी प्लान करनी है, बट प्रेगनेंसी प्लान उसको तो करनी है। कैंसर हो चुका है, फिर जी, कैंसर में भी बेशक एग्स कैंसर जो हो है गया। वो कैंसर के, बिल्कुल, अब देखिए वो देखना पड़ेगा ना, हम यूट्रस अगर रिमूव नहीं कर रहे हाँ। तो फिर तो हमें एग्स चाहिए होंगे। ठीक है। अगर जैसे अब बड़ी आंत का कैंसर है, ओके। वो बहुत कॉमन है। इसमें बड़ी आंत अंडेदानी के, बच्चेदानी के साथ ही पड़ी होती है। अगर छोटी आंत बड़ी आंत का कैंसर है, हमने शुआएं देनी है, तो हम क्या करेंगे कि ओवरी में से एग्स निकाल के फ्रीज कर लेंगे, ठीक है। ताकि वो औरत कल को प्रेगनेंसी प्लान कर सके। अच्छा, लेकिन अगर कोई कैंसर ऐसा है जिसमें यूट्रस ही निकालना पड़ गया, तो फिर तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस तो नहीं कोई है। chances सो नहीं। सर्वाइकल कैंसर में भी अर्ली स्टेजेस में सर्जरी कर सकते हैं, यूट्रस रिमूव कर सकते हैं, कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो यूट्रस से बाहर चला गया तो अब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देख के सिलेक्शन करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रबीका जी। आपके साथ और भी मैंने कुछ और ऐसे ऐसे शोज़ जो हैं वो प्लान करती रहूँगी मैं, क्योंकि आपकी एक तो स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी, समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, एंड यू आर सच अ गुड सोल। आई एम ऑनर्ड, आई एम नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। आ गए, वापस आ गए। आपको बताऊं मैं, या आपको बताऊं? आपको बताती हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत सीधे साधे, बहुत मासूम से, नज़र अब्बास साहब हैं। पंजाबी बोलियों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पंजाबी बोलियाँ होती क्या आपको पता है? जिसमें 6 लफ्ज़ों के अंदर पूरा समंदर जो है ना वो बसा हुआ होता है, और इसमें दुख, दर्द, खुशी, गम, सब चीज़ें जो है ना उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो ये होती हैं पंजाबी बोलियाँ, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इनके वालिद साहब भी जो थे नज़र अब्बास साहब के, वो भी बहुत बड़े शायर थे पंजाब के। वालिद अख्तर सिद्दीकी राइटर थे, उन्होंने बड़ी 5-4 बड़ी अच्छी पंजाबी फ़िल्में लिखी हैं। और इनके जो पूरी फैमिली है वो कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, और ये बोली स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे ही ऐसे ही है। तो आज हमारे पास है नज़र अब्बास साहब, जो कि बड़े मशहूर वायरल हैं आजकल। तो हमारे प्रोग्राम में मधु हैं। सबसे पहले मैं आपसे कोई बात करूं, मैं चाहूँगी ज़रा बोलियों से शुरू करें पहले।
सबसे पहले मैं हालात हाजरा को नज़र में रखते हुए राय मोहम्मद नासिर खान साहब की एक बोली। जी नज़र अब्बास साहब। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਲੋਰੀ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਲੋਰੀ, ਪਈ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਏ ਕਰਦੀ। वाह वाह वाह, ये एक बोली आपने सुनाई हमें, और कोई गम वाली बोली सुनाएंगे अब हमें, जिसमें बड़ा गम दुख दर्द हो। एक सैयद फिदा बुखारी साहब की बोली। हाँ हाँ। ओ तेनू सद सद गूंगियां होया, तेनू सद सद गूंगियां होया, हाँ तेनू सद सद गूंगियां होया, तू अखियां दी आवाज ना सुनी। ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो ये बोलियां सुन के, या अल्लाह। और कोई खुशी की बोली, किसी के घर शादी है, खुशी का माहौल है, क्या बोली होगी? अपनी मर्जी से ना सुनाऊं? अपनी मर्जी का, हाँ। एक बोली सुना रहा हूँ। मेरे शहर के सांगला हिल के शायर हैं। क्या नाम है? पिछले दिनों में वो उनकी वफ़ात हुई है। अल्लाह उनको जन्नत, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मग़फ़िरत करे। हाँ। मेरे वाजिबुल एहतराम जनाब अरशद मंजूर साहब, वाह। उनकी एक बोली सुना रहा हूँ। जी। ओ ने हाथ की मलाया हंस के, सजना मया, हाँ ने हाथ की मलाया हंस के, ते साडे नाल हथ हो गया। वाह, क्या बात है, बहुत आला, कसमें बहुत आला। और मेरे शहर के एक और मेरे शहर का बहुत बड़ा नाम है ज़ाहिद इंसारी साहब, उनकी भी एक बोली सुना। क्या बात, मैं तो अभी उधर ही हूँ। उन्होंने हथ की मिलाया, साढ़े नाल हथ हो गए। ओ मेरे वाह। ओए साया, आहा हा हा। ओ मेहरमा मेरे, वाह। दुखड़े जे तू भी नहीं वनने, ते रब्बा मेरी मां मोड़ दे। वाह 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 वाह। एक बोली बड़ी बारीक बोली है सलीम शहजाद साहब की। अच्छा। हाँ एक डंग दी रोटी बदले, एक डंग दी रोटी बदले। वाह। ओ तू मन ना मना,
हाँ एक डंग दी रोटी बदले एक डंग दी रोटी बदले। सुभान अल्लाह। हो आहा माया मैया वे मैया। एक डंग दी रोटी बदले वीरा ने मेरे पुत सांभले। ओ वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत भारी वजन से, बहुत बहुत आला, बड़ा प्यारा वजन से, बहुत बहुत आला, बहुत आला। हाँ तेरे हुंदिया मैं नाज उठावा। वाह मेरे बड़े प्यारे मोहतरम है असगर भट्टी साहब नारोवाल से, अच्छा उनकी बोली है ये। ठीक है। तेरे हाँ तेरे हुंदिया मैं ना। क्या बात है ये, वाह वाह। ओ तेरे हुंदिया मैं नाज उठावा चन्न साडा की लगदा। छा गए भाई, क्या बात है। एक मेरी मोहतरमा है, हाँ माओ जैसी बड़ी बहन है मेरी, क्या बात है, वो भी नारोवाल की हैं, वाह आसफा मरियम साहब। जी उनकी एक बोली है। बिल्कुल मोहतरम, हमारे लिए सुनाए। हाँ नंगे सिरां तो वार देने पैसे सजना वया हाँ नंगे वाह वाह। नंगे सिरां तो वार देने पैसे ते कजियां नू कौन पुछदा। टू गुड, बहुत आला, बहुत। सुनिए आपकी अपनी भी कोई है तो सुना, जैसे बैठे के वक्त खत्म हो जाए। आपकी अपनी कोई लिखी आपने, कोई है पढ़ी है, कोई बोली, वो भी आप मुझे सुनाए। बोली मैं अपनी आपकी है पसंदीदा बोली सुना रहा हूँ। चले जिस पसंदीदा, बोली से उसके मुझे- बाद मैंने अपने भाई की भी कोई बोली जी, सुननी है। इंशाल्लाह। चले पसंदीदा का नाम किन की बोली बोलने लगे? अंजम सलीमी साहब की अंजुम बोली। सलीमी उस साहब। बोली से मुझे बड़ी पजीराई मिली। क्या बात है, हमें हमारे लिए मोहतरम है। हाँ हाका मारदा पहाड़ा उत्ते चढ़ के। एक बार लफ्ज में भी बोल दे हाँ का। हाका पंजाबी में हाका कहते आवाज को, पुकार को। ओ पहली बार सुना, अच्छा लगा। हाका हाका वाह हाँ हाका मारदा पहाड़ा उत्ते चढ़ के। वाह हाय हाय। ओए रब जिवें उच्ची सुनदा। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। ओ वाह। एक मुदस्सर नौल साहब की बोली शायद मैं पहले सुना चुका हूँ, मगर मेरा दिल है मैं फिर सुना दूं। सुना दे। ओने 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 हाँ ओने सांभ सांभ रख ले पटोले। वाह
ते दिलां नाल खेडदी फिरे। वाह। एक मैं बोली नसीर बलोच साहब की सुना रहा हूँ। ओए होए होए। ओ मैनू कहन लगा हथ छड़वा के, मैनू कहन लगा हथ छड़वा के। हाँ मैनू मैनू कहन लगा हथ छड़वा के, मैनू कहन लगा हथ छड़वा के। दोवां विच याद रखना। मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे अदब की जगह एहसन सादक साहब, पूरी दुनिया में नाम है क्या बात है, क्या बात है, मोतबर। उनका। दो बोलियां ताज़ा उनकी मैं सुनना वाह, चाह रहा मज़ा आ गया। वैसे दिल नहीं मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो, बड़ा मज़ा आ रहा है। टाइम अभी तो शॉर्ट है महफिल तो हम- टाइम शॉर्ट है, मगर ज़िंदगी का भी कुछ पता नहीं होता ना। हाँ जे मैं दूजी बारी दुनिया ते आया, ओए जे अगर मैं दूसरी मर्तबा भी ज़िंदगी मुझे मिली, मैं आया, यस जीवन मिला मुझे, तो जे मैं दूजी वारी दुनिया ते आया, नहीं किसे नाल प्यार करना। ओए होए, लेवल है। उफ, नेक धियां दे भी रिश्ते नहीं लेंदे। लेवल था ये। तवज्जो चाहूंगा मैं उधर से पहले तो वापस आऊं, मुझे आप तो जगह ही नहीं दे रहे सांस लेने की। हो नेक धियां दे भी रिश्ते नहीं लेंदे, ए चांदी रंगे वाल वेख के। ओए, मतलब नेक बच्ची को देख के भी रिश्ते नहीं मिलते। उनके सफ़ेद चिट्टे बाल देख ले। एहसन सादक साहब की इसी से रिलेटेड एक और बोली है। हाँ बुढ़ी धी ने सी मारियां चीकां, बुढ़ी धी ने सी, बेटी ने, बूढ़ी बेटी बूढ़ी ने, बेटी माँ बाप के घर में बैठी बूढ़ी, उसने चीख बूढ़ी मारी। की बात कर। अच्छा, हाय हाय। बुढ़ी दी ने सी मारियां चीकां, गली च बारात वेख के। आखिर में एक बोली या अल्लाह। मिर्जा साहब की, और उसके बाद एक दवाइया बोली, फिर इजाजत चाहूंगा। हाँ मैनू सोनी भी सोनी नहीं लगदी, जिदों दा मैं तेनू वेखिया। या अल्लाह, बहुत प्यारा।
और आखिर में मेरे सफदराबाद के बड़े अच्छे शायर हैं नदीम अफजल साहब, उनकी एक बोली सुनाऊंगा, हाँ फिर इजाजत चाहूंगा। मोतबर हमारे लिए। जी क्या समा बांध दिया। तेरे मुखड़े ते सदा रंगासे एहो ने दुआ मेरिया वाह 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 वाह, वल्लाह बहुत प्यारा, इतना प्यारा। एक दो बोली रहनी है वो सुना के फिर मैं ओ झट घड़ी जे सबर तू करदा। कमरुज़्ज़मान साहब की बोली सुना रहा हूँ। हो झट हाँ झट घड़ी जे सबर तू करदा, मैं तेरे नाल बोल पैना सी। वाह 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 वाह। और आखिर में असगर बलोच साहब की एक बोली सुना रहा हूँ। तत्ते छावां दी हवा रुपया मंगदा, हाँ तत्ते छावां दी हवा रुपया मंगदा, जो पाला मेरे बिच वड़े। Very nice, very nice, very nice, very nice, very nice.